पहले आवाज कंफर्म कर दीजिए, आपको एकदम पूरा सुना रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए तो इससे शुरू करते हैं। देखिए तो पहला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक स्थापना का प्रमुख कारक नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि ऐसे कारक का नाम बताइए जो आपको उद्योग धंधा की स्थापना के लिए ज्यादा महत्व नहीं रखते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए कह रहा है आपको क्या, ध्यान से सुनेंगे, बाजार। क्या है? बाजार। उसके बाद कह रहा है आपको पूंजी, उसके बाद कह रहा है जनसंख्या घनत्व, और उसके बाद कह रहा है आपको डी में ऊर्जा। तो देखिए तो उद्योग धंधा के स्थापना के लिए आपको क्या है कि जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको कोई मायने नहीं रखता है। और आप जानते होइएगा कि उद्योग धंधा उन्हीं क्षेत्र में ज़्यादा स्थापित होते हैं जहाँ आपको कच्चे माल जो वो आपको क्या हो कि आसानी से मिल जाए। क्या मिल जाए? कच्चे माल आसानी से मिल जाए। वहाँ पूंजी जो है वो आपको आसानी से मिल जाए। क्या हो जाए कि पूंजी आसानी से मिल जाए, ठीक है ना। इसके अलावा आपको श्रमिक जो है वो आपको मतलब आसानी से मिल जाए। परिवहन की सुविधा हो, क्या हो, परिवहन की सुविधा हो, सरकार की नीतियाँ अच्छा हो। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होता है कि आपको उद्योग धंधे जो होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं कि आपको लगाए जाते हैं। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि उद्योग धंधे को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जो है कौन कौन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपको सबसे पहले हो जाएगा कच्चे माल। क्या हो जाएगा? कच्चे माल की निकटता। क्या हो जाएगा? कच्चे माल की निकटता। तो इन चीज़ों को याद रखना है, ठीक है ना। दूसरा जो हो जाएगा आपको श्रमिक की उपलब्धता। क्या हो जाएगा? श्रमिक की उपलब्धता। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। क्या हो जाएगा? श्रमिक की उपलब्धता, ठीक है ना। इसके बाद हो जाएगा आपको पूंजी। क्या हो जाएगा? पूंजी, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? पूंजी। पूंजी के अलावे जो हो जाएंगे वो आपको क्या हो सकते हैं, तो परिवहन की सुविधा। क्या है? परिवहन की सुविधा। 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसे क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। परिवहन की सुविधा। इसके बाद जो हो जाएगा आपको सरकारी नीतियाँ। क्या हो जाएगा? सरकारी नीतियाँ। तो याद रखिएगा कि ये सभी जो है आपको उद्योग धंधे को प्रभावित करने वाले क्या है कि आपको प्रमुख कारक है। क्या है? प्रमुख कारक है। उसमें सबसे पहला जो है कौन है, तो है आपको कच्चे माल की निकटता। उसके बाद है आपको श्रमिक की क्या है कि आपको उपलब्धता, पूंजी, परिवहन की सुविधा, सरकारी नीतियाँ। तो ये सभी जो है वो आपको उद्योग धंधे को प्रभावित करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उद्योग धंधे को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम बताइए, तो आप उसमें कहेंगे कच्चे माल की निकटता, श्रमिक की उपलब्धता, ठीक है ना। इसके अलावा आपको पूंजी की उपलब्धता, ठीक है ना, परिवहन की सुविधा, सरकारी नीतियाँ। तो ये सब आपको मुख्य रूप से उद्योग धंधे को क्या करते हैं कि आपको प्रभावित करते हैं। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो देखिए तो रबर, ठीक है ना, उसके बाद है आपको चाय, उसके बाद है गन्ना, उसके बाद है चावल। क्या है? चावल। तो देखिए तीसरा आपको क्या हो जाएगा कि चावल जो हो जाएगा दिए गए ऑप्शन के अनुसार, ठीक है ना, कि वह आपको क्या हो जाएगा रोपण फसल नहीं होगा। बाकी आपको रबर हो गया, चाय हो गया, गन्ना हो गया। क्या हो गया? गन्ना हो गया। तो ये सभी जो है आपको रोपण फसल है। क्या है? रोपण फसल है। हालांकि गन्ना जो है, एक मिनट हम इसे देख लेते हैं, ठीक है ना, कि गन्ना जो है आपको व्यावसायिक फसल के अंतर्गत भी से क्या होता है कि आपको रखा जाता है। तो एक मिनट हम इसका आंसर देख के आपको हम कंफर्म कर देते हैं क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको चावल ही होगा। क्या होगा? चावल ही होगा। तो देखिए तो कुछ रोपण फसल जो है उसके एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं कि आपको देख लेते हैं। क्या करते हैं? देख लेते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है चाय। क्या दिया हुआ है? चाय, ठीक है ना। उसके बाद दिया हुआ है आपको कॉफी। क्या है? कॉफी। कॉफी के अलावा जो है वो आपको गन्ना। क्या है? आपको गन्ना, ठीक है ना। गन्ना के अलावे आपको रबर। क्या है? रबर। तो ये सब आपको प्रमुख क्या है कि आपको मतलब कि क्या कहते हैं आपको रोपण फसल है। तो इन चीज़ों का आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि चाय का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो आपको कौन है। तो आपको चीन है। याद रखिएगा कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन? चीन। कॉफी का सबसे बड़ा क्या है तो आपको ब्राजील। कौन हो जाएगा? ब्राजील। याद रखिएगा कि कॉफी के सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो कौन है, तो आपको ब्राजील है। गन्ना का अगर पूछा जाए, ठीक है ना, कि सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो इसमें भी आपको क्या होता है कि ब्राजील ही आते हैं। कौन आते हैं? ब्राजील ही आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है रबर का। क्या है? रबर का। तो याद रखिएगा कि जो रबर है, रबर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो आपको थाईलैंड है। कौन है? थाईलैंड है। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है। देखो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताओ, सुनो मेरी बात, ठीक है ना, कि चाय के सबसे बड़ा उत्पादक देश, तो हम क्या कहेंगे? चीन। सारे चीजों को हम चर्चा करें तो पहले सुन लीजिए और उसके बाद जब हम पूछेंगे कि कहीं डाउट है उसके बाद आपको बोलना है, ठीक है ना। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन है। उसके बाद कॉफी का सबसे बड़ा था ब्राजील। गन्ना का तो ब्राजील। रबर का हो जाएगा तो कौन था आपको? थाईलैंड हो जाएगा। अब भाई अब यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि चाय उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है। तो देखिए चाय उत्पादन में ये जो हमारा भारत है ना, ध्यान से सुनिएगा, वो आपको दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान रखता है? दूसरा। याद रखिएगा कि चाय उत्पादन में दूसरा स्थान कौन सा देश रखता है, तो आपको भारत रखता है। कॉफी उत्पादन में हमारा भारत का जो स्थान है वो आपको पूरी दुनिया में आपको 7वां है। क्या है? 7वां। और एक चीज यहाँ से याद रखिएगा कि कॉफी का जो सबसे बड़ा
आपको क्या कहते हैं उत्पादक देश है वो आपको ब्राजील है, और ब्राजील में कॉफी के बागान को फैजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैजेंडा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। आइए उसके बाद यहाँ से पूछा जाएगा आपको कि रबर क्या है? रबर। तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक अगर आपको देश पूछा जाए तो थाईलैंड है। अब भारत में पूछेगा कि रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो आपको केरल में। तो जो चीज आपको अच्छे लगेंगे उसे नोट करते चलना है, ठीक है ना। अगर हम पूछ दे आपसे कि बताओ कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश मतलब कि क्या कहते हैं देश कौन है, तो आप क्या कहोगे? थाईलैंड। लेकिन अगर भारत में पूछेंगे तो आप क्या कहिएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल, ठीक है ना। उसके बाद गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है अपने इंडिया में वो कौन है, तो वो आपको उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो साथियों इसे आपको अच्छे से याद रखना है। पूछेंगे कि गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश। लेकिन इसी में पूछेंगे कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जो है महाराष्ट्र है। क्या होना है? महाराष्ट्र। तो याद रहेगा। तो यहाँ से हम क्या क्वेश्चन सीखे? हाँ, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछेगा भारत में, तो याद रखिएगा असम है। ये आपको 26 दिसंबर 2021 को जो दरोगा का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें पूछा गया प्रश्न है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन है, तो हम क्या कहेंगे? तो आपको असम। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो आपको कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। यानी कि भारत के 60% कॉफी का जो उत्पादन करता है ना, वो आपको अकेले कर्नाटक करता है। कौन करता है? अकेले कर्नाटक करता है। तो यहाँ से जो कुछ भी पूछे जाएंगे उम्मीद है कि आप इसे क्या कर लेंगे कि क्लियर कर लेंगे। फिर कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि बताओ कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो देखिए हमारे भारत में ये जो चावल है, चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। उसको थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं ताकि ज्यादा जगह बने और इसमें और भी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सके, ठीक है ना। तो देखिए चावल क्या है? चावल। क्वेश्चन पूछ देगा कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो वो आपको हो जाएगा कौन? पश्चिम बंगाल। कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। पूछ देंगे कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, याद रखिएगा, तो गेहूं का कौन हो जाएगा? तो आपको यानी कि उत्तर प्रदेश। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। गन्ना के बारे में बता ही दिए हैं, ठीक है ना। फिर पूछेंगे मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, तो मोटा अनाज जो है इसके सबसे बड़े उत्पादक जो हो जाएंगे वो आपको महाराष्ट्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? महाराष्ट्र। इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और भी बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है ना। जैसे आपको गन्ना, तो गन्ना में बता ही दिए कौन? उत्तर प्रदेश। हाँ, मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक पूछेगा, तो मसाला के सबसे बड़े उत्पादक जो है वो आपको केरल है। कौन है? केरल है। तो याद रहेगा कि मसाला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कौन है, तो हम क्या कहेंगे? तो आपको केरल कहेंगे। क्या कहेंगे? केरल कहेंगे। काजू में पूछेंगे तो आपको कौन हो जाएगा? केरल। क्या हो जाएगा? केरल, ठीक है ना। नारियल में पूछेंगे तो ये भी आप कहिएगा कौन, तो आपको केरल। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है ना। सरसों का पूछेंगे तो आपको राजस्थान। क्या हो जाएगा? सरसों का राजस्थान। ऐसे बहुत सारे फसल है, ठीक है ना। आएंगे तो उस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि चर्चा करेंगे। तो देखिए आपका प्रश्न क्या था इसको समझिए एक बार, ठीक है ना। कह रहा है कि निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। तो देखिए तो रोपण फसल के एग्जांपल में देखेंगे तो आपको चाय, कॉफी, गन्ना, रबर ये सब प्रमुख रूप से क्या है? प्रमुख रूप से। तो चावल जो है उसको गहन निर्वाह जीविका कृषि के अंतर्गत क्या है कि आपको रखा गया है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। जो चीज आपको अच्छे लगे, बार बार बोल रहे हैं कि आप इसे नोट करते भी चलेंगे, ठीक है ना। और जहां भी दिक्कत होगी आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि जो है उच्चतम है। ऑप्शन ए करा नॉर्वे, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी नीदरलैंड, ऑप्शन डी करा स्विट्जरलैंड। तो इसमें जो सबसे सर्वोत्तम स्थान है वह आपको किसका है, तो नॉर्वे का। और नॉर्वे की राजधानी क्या है, तो आपको ओस्लो है। क्या है? ओस्लो है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। क्या करना है, समझना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे, ठीक ना। तो देखिए ये जो आपको मानव विकास रिपोर्ट है इसे तैयार कौन करता है, तो इसे तैयार करने वाली जो संस्था है वो आपको यूएनडीपी है। कौन है? यूएनडीपी है। आप इसे याद रखेंगे। अगर हम प्रश्न पूछ देंगे कि बताइए कि भाई यूएनडीपी क्या है, इस पर हमें कुछ बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका पूर्ण रूप आप याद रखिएगा। इसका पूर्ण रूप होता है यूनाइटेड नेशंस। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलप, क्या है, डेवलपमेंट प्रोग्राम। याद रखना है कि इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह आपको क्या होते हैं, तो ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको कि यूएनडीपी, इसका यह क्या होता है कि आपको पूर्ण रूप होता है। क्या होता है? पूर्ण रूप होता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको समझना है। इसका हिंदी हो जाएगा, देखिए संयुक्त राष्ट्र। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है ना, मानव विकास। क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र, ठीक है ना, विकास। क्या कहेंगे सीधे, विकास कार्यक्रम। इसी के द्वारा आपको क्या होता है कि मानव विकास रिपोर्ट जो होता है
उसको आपको तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो याद रखना है कि ये जो आपको विश्व स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जो तैयार करता है, कौन करता है? यूएनडीपी। यूएनडीपी का मतलब क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका गठन जो हुआ था 1965 में। यूएनडीपी का गठन कब हुआ था? तो आपको 1965 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। मतलब यूएनडीपी का मुख्यालय क्या है? तो आपको न्यूयॉर्क में है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है कि यूएनडीपी का मुख्यालय क्या है, तो हम क्या कहेंगे? तो आपको न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क क्या है? यूएसए में है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये जो यूएनडीपी है ये किसका आपको एक इकाई है? तो ये आपको यूएनओ की एक इकाई है, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है? आपको एक इकाई है। और यही आपको मानव विकास रिपोर्ट को क्या करता है? कि आपको तैयार करता है। तो ये जो यूएनडीपी है इसके द्वारा पहली बार जो मानव विकास रिपोर्ट जो था वो आपको प्रकाशित किया गया था 1990 में। कितना में? 1990 में, ठीक है ना। और इस मानव विकास रिपोर्ट को जो तैयार किया था वो आपको डॉक्टर महबूब उल हक ने। कौन तैयार किया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने इसे क्या किया था? कि आपको तैयार किया था। और ये जो डॉक्टर महबूब उल हक है वो आपको पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। कहाँ का शास्त्री है? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री। याद रहेगा, अगर प्रश्न कर देगा कि बताओ कि डॉक्टर महबूब उल हक जो है कहाँ के अर्थशास्त्री है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये जो है आपको पाकिस्तानी आपको अर्थशास्त्री है। कहाँ का शास्त्री है? तो आपको पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, ठीक है ना। और इन्होंने 1990 में क्या हुआ था कि आपको मानव विकास रिपोर्ट जो था उसे क्या किया था? कि आपको तैयार किया था। तो इन बातों को आपको अच्छे से क्या करना है कि याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ से पूछे जाने वाला क्वेश्चन क्या होगा कि बताइए कि यूएनडीपी के द्वारा जो है मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित किया गया था? तो क्या कहेंगे? 1990 में, ठीक है ना। और इसे तैयार कौन किया था? डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है ना। जो कहाँ के शास्त्री है, तो हम क्या कहेंगे? तो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है, ठीक है ना। ये जो मानव विकास रिपोर्ट है ये किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी का मतलब जो होता है क्या होता है? तो हम कहेंगे यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना, डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और ये जो यूएनडीपी है ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना, इसका गठन 1965 में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है वो आपको न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, जो कि आपको यूएसए का क्या है? एक आपको शहर है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ कि मानव विकास जो आपको सूचकांक है उसमें जो पहला स्थान है वो किस देश का है? तो वह आपको नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का। यानी कि एचडीआई में जो पहला स्थान है वो किस देश का है? तो हम क्या कहेंगे? नॉर्वे का। और अपने भारत का याद रखिएगा कि भारत का जो भी स्थान है वो आपको 131 है। क्या है? 131 है। तो याद रहेगा कि मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है कौन सा है? तो हम क्या कहेंगे? 131। कितना है? 131, ठीक है ना। और वहीं आपको पहला स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। और नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। क्या है? ओस्लो। तो इस बात को भी याद रखना है, ठीक है ना। और भारत की राजधानी बताने की आवश्यकता है नहीं कि भारत की राजधानी क्या है? तो आपको नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। और ये जो देख रहे हैं नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, यही आपको क्या होता है कि शांति का जो नोबेल प्राइज होता है वो आपको क्या होता है? दिया जाता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? समझना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है? किन में से कौन एक मध्यकालीन नगर है? देखिए ऑप्शन ए करा है आपको आगरा, पटना, चंडीगढ़, सूरत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आगरा। क्या हो जाएगा? आगरा। और आगरा शहर को जो बसाया था वो कौन बसाया था? सिकंदर लोदी ने 1504 में। तो कहीं पर आप अपना नोट कर लेना, ठीक है ना, कि ये जो आगरा है क्या है? आगरा है। सबसे पहले ये जानो यमुना नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर। और इसको आगरा नगर को क्या होता? 1504 ईस्वी में, ठीक है ना, कि आपको लोदी वंश के एक शासक थे जिसका नाम था सिकंदर लोदी। क्या नाम था उसका? सिकंदर लोदी, ठीक है ना। तो इसी सिकंदर लोदी ने आगरा नगर को क्या किया था? कि आपको बसाया था। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए आगरा नगर की स्थापना कौन किया था? सिकंदर लोदी। कब किया था? 1504 में, ठीक है ना। आगरा किस नदी के तट पर है? यमुना नदी के तट पर है। और आगरा किस प्रकार का नगर है? तो हम कहेंगे कि यह आपको मध्य काल में, किस काल में? कि मध्य काल में विकसित क्या है? कि आपको नगर है, ठीक है ना। क्या कहेंगे कि भारत में मध्य काल में विकसित नगर में से एक जो है वो आपको कौन है? आगरा भी है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। तो वही आपका प्रश्न कर रहा है कि कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो इसमें आपको कौन हो जाएगा? आगरा। जबकि पटना कहेगा तो पटना जो है वो आपको प्राचीन नगर है। क्या है? प्राचीन नगर है। याद रखिएगा कि पटना क्या है? तो आपको प्राचीन नगर है। और इसी पटना को हम लोग क्या कहते हैं? कि आपको पाटलिपुत्र। क्या है? कि आपको पाटलिपुत्र, ठीक है ना। पाटलिपुत्र के अलावा इसी को हम लोग कुसुमपुर के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे? कुसुमपुर के नाम से भी। या इसी को हम लोग अजीमाबाद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अजीमाबाद के नाम से भी जानते हैं। तो आप जानते रहिएगा कि आज का ये जो पटना है, ठीक है ना, जिसको पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, और इसको क्या हुआ था कि उदाइन के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? उदाइन के द्वारा। याद रहेगा कि जो पाटलिपुत्र है इसे किसके द्वारा बसाया गया था? उदाइन के द्वारा। और उदाइन जो था हर्यक वंश का क्या था? एक शासक था। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो ये जो पटना है
अब जानते हो कि गंगा, सोन और आपको पुनपुन नदी के क्या है कि आपको संगम पर स्थित है। तो देखिए, तो पटना हो गया प्राचीन नगर, अगर आपको मध्यकालीन नगर, तीन बातों को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो है एक है आपको चंडीगढ़, क्या है चंडीगढ़। तो देखिए, तो चंडीगढ़ जो है ना मेरे भाई, वो आपको एक नियोजित नगर है। कैसा नगर है? नियोजित नगर। याद रखिएगा कि भारत के सबसे नियोजित नगर कौन है, तो आपको चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ जो है वो आपको खुद एक यूटी है, मतलब कि एक संशासित प्रदेश है, और यह आपको पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य की क्या है कि संयुक्त रूप से राजधानी भी है। नहीं, तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी अगर पूछेंगे तो क्या कहिएगा? चंडीगढ़, ठीक है ना। और चंडीगढ़ आपको एक यूटी है, मतलब कि संशासित प्रदेश है, इसको भी याद रखना है, ठीक है ना। और यह चंडीगढ़ जो है भारत का क्या है कि सबसे नियोजित नगर है। कैसा नगर है? नियोजित नगर। तो याद रहेगा कि भारत का जो सबसे नियोजित नगर है वो आपको कौन है, बताइए। तो आपको चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है। तो याद रहेगा कि भारत के सबसे नियोजित नगर कौन है, तब क्या कहेंगे, तो आपको चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़ है, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन और है आपको सूरत। तो देखिए, तो सूरत जो है क्या है, तो आपको गुजरात में, क्या है? गुजरात में, जो आपको सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या होता है कि जाना जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा सूरत में जो होता है आपको हीरे की कटाई जो होती है कुशल कारीगरों के द्वारा अधिक होती है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। तो जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे उसको आपको नोट करते चलना है। आपके एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आएंगे, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है आगे कि विश्व का सबसे लंबा जो आपको क्या कहते हैं झील जलमार्ग है वह कौन है। तो देखिए, एक में कह रहा है स्वेज जलमार्ग, उसके बाद कह रहा है डेन्यूब जलमार्ग, एक कह रहा है वोल्गा जलमार्ग, और एक कह रहा है आपको मतलब ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, जो कि आपको दुनिया का सबसे लंबा क्या है, तो आपको झील जलमार्ग है, ठीक है ना। अब आइए, इसमें एक ऑप्शन है स्वेज जलमार्ग। तो आइए यहाँ पर स्वेज नहर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले ये जो स्वेज नहर है, क्या है? स्वेज नहर है, ठीक है ना। देखिए, तो इसका निर्माण कार्य जो शुरू हुआ था यह आपको 1859 में, सबसे पहले याद रखिएगा कि स्वेज नहर का निर्माण कार्य 1859 में शुरू हुआ था, और यह स्वेज नहर आपको 1800 क्या है कि 69 ईस्वी में बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। मतलब कि स्वेज नहर को बनने में कैसा लगा था, 10 वर्ष। और यह जो स्वेज नहर है याद रखिएगा, यह स्थल को काट कर बनाया गया। किसको काट कर बनाया गया है? स्थल को काट कर। याद रहेगा साथियों कि अगर हम प्रश्न पूछ दे कि बताओ कि स्वेज नहर जो है वो आपको किस प्रकार बनाया गया, तो हम क्या कहेंगे, स्थल को काट कर बनाया गया। स्वेज नहर का जो निर्माण कार्य है कब शुरू हुआ था, 1859 में। और यह स्वेज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया था, 1869 में, ठीक है ना। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा स्वेज नहर से क्या कि बताइए कि स्वेज नहर किसे जोड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो स्वेज नहर भूलजा मतलब क्या हो गया, भूमध्य सागर। क्या है कि आपको भूमध्य सागर याद रखिएगा कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और आपको किसको जोड़ता है, तो आपको लाल सागर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लाल सागर को। याद रहेगा कि स्वेज नहर किससे जोड़ता है, तो हम क्या कहेंगे कि आपको भूमध्य सागर, और साथ साथ आपको क्या होता है कि लाल सागर को भी क्या करता है कि आपको जोड़ता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वेज नहर पर किस देश का एकाधिकार है, तो हम कहेंगे मिस्र का। किसका? मिस्र का, ठीक है ना। याद रहेगा कि स्वेज नहर पर किस देश का एकाधिकार है, तो मिस्र का। और मिस्र ने क्या किया था कि 1956 में, कितना में, 1956 में आपको स्वेज नहर का क्या किया था, राष्ट्रीयकरण किया था। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताओ कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आप क्या कहोगे, 1956 में। कितना में? 1956 में। स्वेज नहर का जो निर्माण है, ठीक है ना, वो आपको कैसे हुआ था, तो स्थल को काट कर हुआ था। कैसे हुआ था? स्थल को काट कर हुआ था। और स्वेज नहर पर किस देश का एकाधिकार है, तो हम क्या कहेंगे, मिस्र का। और यह दुनिया का सबसे बड़ा जहाजी नहर है साथियों। याद रखिएगा कि स्वेज नहर जो है वो क्या है, तो आपको सबसे बड़ा क्या कहेंगे, सबसे बड़ा जहाजी नहर। याद रखना है साथियों, स्वेज नहर क्या है, तो आपको सबसे बड़ा जहाजी नहर है, ठीक है ना। याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा जहाजी नहर कौन, तो हम क्या कहेंगे, स्वेज नहर, जिस पर किस देश का एकाधिकार है, मिस्र का। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1956 में। अब देखिए, अब है कि स्वेज नहर के बन जाने से क्या है कि आपको भारत और अमेरिका, क्या कहेंगे कि भारत और अमेरिका की जो बीच की दूरी है ना, वो आपको कितना, तो 4000 किलोमीटर जो है वो आपको क्या हो गई, कम हो गई। जबकि आपको भारत और यूरोप की दूरी अगर कहेंगे, ठीक है ना, तो स्वेज नहर के बन जाने से भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी है वो आपको 7000 किलोमीटर कम हो गई। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा, नहीं बताओ कि स्वेज नहर के बनने से भारत और अमेरिका के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, तो हम क्या कहेंगे,
तो आपको 4000 किलोमीटर, ठीक है ना। और वहीं आपको भारत यूरोप के बीच की दूरी कितना कम हो गई, 7000 किलोमीटर। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा एक चीज और भी कि सुएज नहर की जो लंबाई है वो कितनी है। तो देखिए, तो सुएज नहर की जो लंबाई है, ठीक है ना, वह आपको 163 किलोमीटर, कितना किलोमीटर है, 163 किलोमीटर, इसको याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न और भी आपसे पूछा जा सकता है सुएज नहर से, क्या जानते हैं कि सुएज नहर के उत्तरी छोर को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो सुएज नहर के उत्तरी छोर को हम लोग कहते हैं पोर्ट सैयद। क्या कहते हैं, पोर्ट सैयद। याद आएगा कि सुएज नहर के उत्तरी छोर को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे पोर्ट सैयद। क्या कहेंगे, पोर्ट सैयद। तो याद रखिएगा कि सुएज नहर के उत्तरी छोर क्या कहलाता है, तो आपको पोर्ट सैयद, ठीक है ना। और यह नॉर्थ है, क्या है, नॉर्थ छोर, जो कि क्या कहलाता है, तो आपको पोर्ट सैयद। और इसके जो दक्षिणी छोर है वह कहलाता है आपको पोर्ट सुएज। क्या कहलाता है, पोर्ट सुएज, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है। हालांकि हमें नहीं उम्मीद है कि आपके 12th लेवल में इतना मतलब कि फास्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। देखिए क्या कर रहा है, सुएज नहर से समझिए सबसे पहले कि सुएज नहर का जो निर्माण है वो आपको एक फ्रांसीसी इंजीनियर जो था फर्डिनांड द लेपेप्स, जिसने क्या किया था कि इसका निर्माण किया था। सुएज नहर के निर्माण कार्य की जो नींव रखी गई थी 1800 कितना में, 1959 में, और यह आपको 1869 ईस्वी में बनकर क्या हुआ था, तैयार हुआ था। मतलब सुएज नहर व्यापार के लिए कब खोला गया था, तो 1869 में, ठीक है ना। सुएज नहर के निर्माण में क्या वर्ष लगा था, आपको 10 वर्ष, ठीक है ना। सुएज नहर स्थल को काट कर क्या हुआ था कि आपको बनाया गया था। याद रखना है सुएज नहर जो किसे जोड़ता है, तो भूल जा मतलब भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या कहता है कि आपको जोड़ता है। सुएज नहर पर किस देश का एकाधिकार है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको मिस्र का क्या है कि आपको एकाधिकार है। इन चीजों को समझना है, ठीक है ना। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो वो आपको 1956 में हुआ था। कब हुआ था, 1956 में, ठीक है ना। उसके बाद सुएज नहर जो है क्या है, तो दुनिया का सबसे बड़ा जहाजी नहर है, जिसकी लंबाई जो है 163 किलोमीटर है, ठीक है ना। सुएज नहर के उत्तरी छोर को हम लोग कहते हैं पोर्ट सैयद, दक्षिणी छोर को बोलते हैं पोर्ट सुएज, ठीक है ना। और भारत और अमेरिका के बीच की दूरी जो है सुएज नहर के बनने से कितना कम हो गया था, 4000 किलोमीटर, ठीक है ना। अब भारत और यूरोप के बीच की दूरी कहेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो आपको 7000 किलोमीटर। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो फटाफट आप लोग इसे क्या कीजिए, क्लियर कीजिए, फिर हम बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि विश्व में किस देश की जनसंख्या जो है वो आपको क्या है, सर्वाधिक है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, 4 ऑप्शन। आप लोगों को स्वयं से क्या करना है कि छांटना है। हम यहाँ पर कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, आपको स्वयं छांटना है। देखिए एक में जो है आपको सबसे पहले क्या है कि आपको यूएसए है, क्या है, एक में यूएसए, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको सबसे पहले समझना है। यूएसए मतलब क्या हो गया था, आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा ऑप्शन जो है वो आपको कह रहा है भारत। क्या कह रहा है, भारत, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपको चीन है, क्या है, चीन है। और चौथा ऑप्शन जो है ना वो आपको क्या कर रहा है, ध्यान से सुनेंगे, वो है आपको इंडोनेशिया। क्या है, इंडोनेशिया, क्या है, इंडोनेशिया। तो एक चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना, कि सबसे पहले यह समझ लीजिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो आपको जनसंख्या वाला जो आपको देश है, क्या है, देश है, वो आपको कौन है जानते हैं, चीन। तो चीन का नंबर पहला कौन सा है, पहला, ठीक है ना। उसका दूसरा नंबर पर कौन है, तो आपको भारत। तीसरा नंबर पर है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। और चौथा नंबर पर कौन है, तो आपको इंडोनेशिया। और एक और याद रखिएगा जो 5वें नंबर पर है वो आपको कौन है, तो आपको ब्राजील है। कौन है, ब्राजील है। तो याद रखना है कि 5वें नंबर पे कौन सा देश है, तो हम क्या कहेंगे, आपको ब्राजील। तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि बताओ कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है कौन है, तो आप क्या कहिएगा, बताइए। तो आपको चीन। दूसरा नंबर कहेंगे तो क्या कहिएगा, भारत। तीसरा नंबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, यूएसए। चौथा नंबर इंडोनेशिया और 5वां नंबर पे कौन है, तो आपको ब्राजील। इतना याद रखना है। फिर यहाँ से प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला जो आपको देश है वो कौन है। तो देखो भाई, तो विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है वो आपको वेटिकन सिटी है। कौन है, वेटिकन सिटी। याद रखना है कि सबसे कम जनसंख्या, ठीक है ना, कि पूरी दुनिया में क्या पास है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको वेटिकन सिटी। क्या है, वेटिकन सिटी, ठीक है ना। यानी कि दुनिया में सबसे कम जनसंख्या वाला अगर कोई देश है तो वो कौन है, वेटिकन सिटी, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछेगा कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो आपको एशिया है। कौन है, एशिया है। एशिया में आपको क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या है। क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या। इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला महादेश कौन है, तो इसमें आपको ऑस्ट्रेलिया है। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर आपको क्या है कि सबसे कम, क्या है, सबसे कम जनसंख्या है। क्या है, सबसे कम जनसंख्या। याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है, बताइए तो आपको सबसे कम जनसंख्या है। तो इन चीजों को याद रखना है, ठीक है ना। एशिया जो है आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है कि आपको मतलब कि महादेश है, ठीक है ना।
वेटिकन सिटी सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, ठीक है ना। चीन जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्या है, क्या आपको देश है। अब आइए, अब भारत में राज्य में पूछेंगे तो उत्तर प्रदेश क्या है, उत्तर प्रदेश जो कि आपको सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला है, मतलब कि उत्तर प्रदेश क्या है, तो आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या कहेंगे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्या है, क्या आपको यानी कि राज्य है, ठीक है ना। उसके बाद सबसे कम में पूछेंगे तो आपको सिक्किम जो है वो आपको सबसे कम क्या है, कि आपको जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है ना, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, ठीक है ना। तो सबसे कम जनसंख्या जो है किस राज्य में बताइए, तो आपको सिक्किम में, कहाँ है, सिक्किम में। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे, सबसे पहले आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो आपको किस महादेश में है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको यहाँ देख लीजिए एशिया में। सबसे कम जनसंख्या किस महादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या बताओ किस देश में, चाइना में। उसके बाद कितना में है, तो हम कहेंगे भारत में, कहा भारत में, भारत दूसरा नंबर पे, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या जो कहाँ है, किस देश में, ठीक है ना, वेटिकन सिटी में। फिर पूछेगा कि बताओ भारत के किस राज्य में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको उत्तर प्रदेश में, कहा उत्तर प्रदेश में। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो क्या कहेंगे, सिक्किम कहेंगे। तो इन चीजों का आपको बेहतर तरीके से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन तो ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो महादेश है वो कौन है, तो वो आपको अफ्रीका है। कौन है, अफ्रीका है। मतलब कि अफ्रीका में आपको क्या है जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है, ठीक है ना, यानी कि सबसे अधिक प्रजनन दर वाला, ठीक है ना। याद रखिएगा कि सबसे अधिक प्रजनन दर क्या है, सबसे अधिक जो आपको प्रजनन दर वाला जो आपको क्या है यानी कि महादेश है, ठीक है ना, वो आपको अफ्रीका है। कौन है, अफ्रीका है, ठीक है ना। तो याद रखना। और अफ्रीका को हम लोग कहते हैं कला महादेश। क्या कहते हैं, कला महादेश, क्योंकि ये बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या है, बहुत पिछड़ा हुआ है। तो इन बातों को आपको अच्छे से समझना है। तो कभी भी प्रश्न कर दे कि बताओ सबसे अधिक प्रजनन जो आपको दर वाला जो महादेश है वो कौन है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको अफ्रीका, ठीक है ना। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे इसको आपको अच्छे से क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कौन किया था, मतलब यह कौन कहा था, तो यह आपको कुमारी सैंपल ने कहा था। और कुमारी सैंपल जो थी वो आपको रेट जेल की शिष्या थी। क्या थी, शिष्या थी। तो याद रखिएगा कि रेट जेल महोदय जो थे वो आपको कहाँ के थे, जर्मनी के। कहाँ के थे, जर्मनी के। जबकि ये जो कुमारी सैंपल है यह कहाँ की थी, तो यह आपको अमेरिका की थी। कहाँ की थी, अमेरिका की। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो कुमारी सैंपल ने ही कहा था कि आपको मानव भूगोल जो क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, करा की सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की, ऑप्शन करा हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम को। तब ये बताया कि सबसे कम जनसंख्या जो किसका है, सिक्किम का। तो ये क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो गया। क्या हो गया, क्लियर हो गया। आगे देखिए, करा कि इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर नहीं है। देखिए वाराणसी, ठीक है ना। उसके बाद करा आपको पटना, ठीक है। लाहौर क्या है, लाहौर। उसके बाद करा पिट्सबर्ग। देखिए क्वेश्चन उल्टा पढ़ा गया, ठीक है ना। इनमें से कौन औद्योगिक नगर है, तब आपको क्या हो जाएगा, तो आपको पिट्सबर्ग। क्या हो जाएगा, पिट्सबर्ग। और पिट्सबर्ग जो है क्या है, तो आपको रसिया में। क्या है, रसिया में। और इसे जंग का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंग का कटोरा, ठीक है ना। बाकी वाराणसी जो हो गया वो आपको क्या है, तो आपको एक सांस्कृतिक धार्मिक नगर है, ठीक है ना। वही पटना जो है एक राजधानी नगर है। क्या है, राजधानी नगर है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए भारत में पूछेगा कुछ आपको औद्योगिक नगर, तो इसको आपको याद रखना है। जैसे कि आपको भारत में औद्योगिक नगर की बात करते हैं तो इसमें आपको एक भिलाई हो गया। क्या हो गया, भिलाई हो गया। बड़ा आपके एग्जाम में क्वेश्चन भिलाई से आता है, ठीक है ना। भिलाई के अलावा आपको राउरकेला। क्या हो जाएगा, राउरकेला। बड़े बड़े चीजों के लिए, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, तो बोकारो। क्या हो जाएगा, बोकारो, ठीक है ना। बोकारो के अलावे जो हो जाएंगे वो आपको कोरबा। क्या हो जाएगा, कोरबा, ठीक है ना। कोरबा के अलावे जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, राउरकेला हो गया, बोकारो हो गया, दुर्गापुर हो गया। क्या हो गया, दुर्गापुर हो गया। तो ये सब आपको कैसे नगर है, तो ये सब आपको औद्योगिक नगर है। कैसे नगर है, औद्योगिक नगर है, ठीक है ना। मतलब कि उद्योग धंधे के लिए यह नगर जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं, कि आपको जाने जाते हैं। क्या होते हैं, जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब आपको औद्योगिक नगर है। कैसे नगर है, औद्योगिक नगर। तो आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि इनमें से कौन औद्योगिक नगर है या नहीं है। तो देखिए इस सब में से ही कोई एक रहेगा, भिलाई, राउरकेला, बोकारो, ठीक है ना, कोरबा, दुर्गापुर। ये सब जो है आपको कैसा नगर है, औद्योगिक नगर। इसके अलावे भी और भी बहुत सारे मतलब राज्यों के नगर है जो कि आपको औद्योगिक है। तो इन चीजों को याद रखना है। आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इथोपिया की राजधानी है। तो इथोपिया की जो राजधानी है वो आपको अदीस अबाबा। इसमें केनवारा दे रहा था। केनवारा तो आपको हो जाएगा किसका, ऑस्ट्रेलिया का। किसका, ऑस्ट्रेलिया का। नैरोबी हो जाएगा आपको किसका, तो आपको केन्या का। और अदीस अबाबा जो है कहाँ का हो जाएगा, तो ये आपको इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। तो इन चीजों को देख लेना है, ठीक है ना। चलो करा के ग्रामीण अधिवासी के
अधिवासों के निवासी मुख्यतः किस काम में संलग्न रहते हैं, तो वो आपको प्राथमिक क्रिया में, किसमें, प्राथमिक क्रिया में। क्योंकि देखिए कि गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं, क्या होते हैं, गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं वो आपको प्राथमिक क्रिया से रहते हैं। किससे रहते हैं, प्राथमिक क्रिया से। और आप लोग को हम बताए हुए हैं स्पष्ट रूप से कि प्राथमिक क्रिया हम किसको कहते हैं। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा कि प्राथमिक क्रिया करने का मतलब क्या हुआ कि वे मतलब कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप जो होते हैं आपको प्राथमिक क्रिया होते हैं। तो प्राथमिक क्रिया में जैसे कि आपको कृषि हो गया, क्या हो गया, कृषि हो गया, ठीक है ना। कृषि के अलावा आपको क्या हो गया, पशुपालन हो गया, क्या हो गया, पशुपालन हो गया। पशुपालन के अलावा जो हो गया आपको मत्स्य पालन हो गया, क्या हो गया, मत्स्य पालन हो गया। तो इन चीजों को देख लेना है, क्या करना है, इन चीजों को देख लेना है, ठीक है ना। कि कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, क्या है, मत्स्य पालन, ठीक है ना। वानिकी क्या हो जाएगा, वानिकी, ईटीसी, ये सब जो है किसमें आता है, तो आपको प्राथमिक क्रियाकलाप, मतलब ये सब कृषि से संबंधित क्रियाकलाप होते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामीण लोग जो होते हैं इसी कार्य में ज्यादातर क्या होते हैं कि आपको जुड़े होते हैं। आगे देखिए करा कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा ओपेक का सदस्य है, तो ब्राजील, वेनेजुएला, चिली, पेरू। तो देखिए तो दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में क्या है कि ओपेक का जो सदस्य है वो आपको वेनेजुएला है। तो याद रखिएगा ओपेक क्या है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है ना। तो इसका जो गठन हुआ था कब हुआ था, 1960 में, क्या है, 1960 में। और यह आपको ओपेक जो है ना वो आपको तेल निर्यातक, क्या है, तेल निर्यातक, यानी कि जो कच्चे तेल है, ठीक है ना। तो उस तेल निर्यातक देशों का यह क्या है कि आपको संगठन है, क्या है, देशों का संगठन। याद रखिएगा कि यह क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे कि जो ओपेक है तेल निर्यातक देशों का क्या है कि आपको संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में। और इसका जो मुख्यालय है वो आपको वियना में, क्या है, वियना में। तो याद रखना ये जो ओपेक है इसका मुख्यालय क्या है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको वियना में, क्या कहेंगे, वियना में, ठीक है ना। तो इसमें वेनेजुएला जो है आपको दक्षिण अमेरिका से पहला ऐसा राष्ट्र है जो इसके क्या है कि आपको सदस्य है, क्या है, सदस्य है। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। और इसमें जो भी आपको सदस्य राष्ट्र है, ठीक है ना, वो आपको 14 है। यानी कि ओपेक में जो भी सदस्य देश है कितने हैं, 14 है। कितने हैं, 14 है, ठीक है ना। चलो आगे देखो करा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आपको विकासशील है, जापान, फ्रांस, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें नाइजीरिया जो जाएगा आपको विकासशील हो जाएगा। बाकी इधर जो देख रहे हैं सब जो है आपको क्या है, विकसित है, क्या है, विकसित है। और दुनिया में विकसित देशों का एक संगठन है जिसको हम लोग G7 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, G7 से। और याद रखिएगा कि इस G7 में यानी कि ग्रुप ऑफ 7 में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं, कभी कभी क्वेश्चन अगर पूछे तो आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। कि G7 का गठन हुआ था 1975 में, कितना में, 1975 में। और इसमें आपको दुनिया के आपको बहुत से ऐसे देश आते हैं जो आपको विकसित है, क्या है, विकसित है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कौन कौन है देखिए इसमें सबसे पहले अमेरिका, कौन हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका के अलावा क्या हो जाएगा, तो आपको कनाडा, क्या हो जाएगा, कनाडा। उसके बाद आपको आ जाना है इटली, क्या जाना है, इटली। इटली के बाद आपको आना है फ्रांस, क्या आना है, फ्रांस। फ्रांस के अलावा आपको जर्मनी, क्या हो गया, जर्मनी। जर्मनी के अलावा आपको हो जाएगा ब्रिटेन, क्या हो जाएगा, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के अलावा जो हो जाएंगे आपको जापान। यानी कि G7 का एकमात्र एशिया का सदस्य राष्ट्र वो कौन है, तो आपको जापान है, ठीक है ना। इसी प्रकार से दुनिया में आपको क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि विकासशील देशों का भी क्या है कि एक संगठन है, क्या है, संगठन है। तो दुनिया में विकासशील देशों का जो संगठन है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग G77 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, G77। तो याद रखना है कि G77 जो है वो आपको विकासशील, क्या है, विकासशील राष्ट्रों का क्या है कि आपको संगठन है, क्या है, विकासशील राष्ट्रों का संगठन है। देखिए याद रखिएगा इस समय आपको एग्जाम के व्यू से बता रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा G4 से, क्या हो जाएगा, G4 से। तो G4 में आपको कौन कौन से आपको जो राष्ट्र है वो आपको आते हैं, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो G4 में वे राष्ट्र आते हैं जो आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का सदस्य जो है वो आपको बनना चाहते हैं, मतलब आपको अस्थायी सदस्य, ठीक है ना। तो इसमें आपको G4 में एक आपको भारत हो जाएगा, कौन हो जाएगा, भारत, ठीक है ना। भारत जैसा स्थिति जो है आपको ब्राजील का, मतलब ये भी आपको विकासशील देश है, ठीक है ना। उसके बाद एक हो जाएगा जर्मनी, कौन हो जाएगा, जर्मनी। और एक जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, आपको यानी कि जापान, क्या हो जाएगा, जापान। तो ये राष्ट्र जो है चाहता है कि सुरक्षा परिषद का क्या हो कि पुनर्गठन हो और इसमें हम लोगों को भी क्या हो कि मौका मिले, क्या मिले, मौका मिले। क्योंकि जो उसके अस्थायी सदस्य जो है 5 गो, जो कि आपको अमेरिका हो गया, क्या हो गया, अमेरिका हो गया, ठीक है ना, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, आपको चीन हो गया। तो ये सब आपको सुरक्षा परिषद में क्या होता है कि अपने वीटो पावर का गलत दुरुपयोग करता है, ठीक है ना। तो ऐसे परिस्थिति में ये राष्ट्र सभी चाहते हैं कि क्या हो कि सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन हो, क्या हो, पुनर्गठन हो। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखिए
क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या संगठन का अंग नहीं है? जनसंख्या का घनत्व, आयु संरचना, साक्षरता, लिंग संरचना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जनसंख्या का घनत्व। क्या हो जाएगा? जनसंख्या का घनत्व। क्योंकि देखिए जनसंख्या संगठन में हम लोग क्या करते हैं कि आयु संरचना, साक्षरता और लिंग संरचना को क्या कहते हैं कि आपको रखते हैं। तो इन बातों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। करा है अगला कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो कल ही पढ़ा है कि मानव भूगोल का जनक जो है वो आपको रेट जल को कहता है। किसको कहते हैं? रेट जल को। आगे देखिए करा है कि इनमें से कौन सा गलत है, ठीक है ना, यानी कि कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है, गलत नहीं करा, सही मेल खाता है। तो करा लौह इस्पात उद्योग अहमदाबाद, ये गलत है क्योंकि अहमदाबाद में आपको सूती वस्त्र का उत्पादन होता है, ठीक ना। सूती वस्त्र उद्योग जमशेदपुर, गलत है, जमशेदपुर में लोहा का उत्पादन होता है, ठीक है ना। पेट्रो रसायन उद्योग आपको कह रहा है मुंबई, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि चीनी उद्योग बरौनी, तो चीनी उद्योग बरौनी यह गलत है क्योंकि आपको बरौनी में क्या होता है कि आपको कच्चे तेलों की क्या है रिफाइनरी है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रो रसायन उद्योग मुंबई। और मुंबई को हम बताए थे आपको 7 द्वीपों का नगर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी। क्या कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ठीक है ना। जमशेदपुर जो है ये आपको झारखंड में, और यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको याद रखना है। बरौनी जो है भारत में स्थापित सोवियत संघ के सहयोग से क्या है कि आपको तेल रिफाइनरी कारखाना है, ठीक है ना। 3 चीजों को देख लेना है। आगे देखिए कर रहा है अगला कि आपको लैगून और पश्च जल पाए जाते हैं का केरल में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, सभी में। तो सभी में हो जाएगा क्योंकि देखिए लैगून जल जो होते हैं, ठीक है ना, वह आपको समुद्र के किनारे पाया जाता है। और ये सभी जो है आपको समुद्र के किनारे वाला ही राज्य है। जैसे आपको देखिए कि यहाँ से आइएगा गुजरात, क्या जाएगा? गुजरात, याद रखिएगा, ठीक है ना। गुजरात के अलावा आपको क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, वह आपको महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र के अलावे जो हो जाएंगे आपको गोवा, क्या है? गोवा। गोवा के अलावे हो जाएगा केरल, क्या हो जाएगा? केरल। और केरल के अलावे जो हो जाएंगे कर्नाटक, क्या हो जाएंगे? कर्नाटक, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो ये सभी जो है, ठीक है ना, 5 को राज्य ये आपको अरब सागर से सटा हुआ। किससे सटा हुआ है? अरब सागर से। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, ये आपको अरब सागर के तट से सटा हुआ भारत का क्या है? समुद्र तटीय राज्य है। क्या है? समुद्र तटीय राज्य है, ठीक है ना। तो इन राज्यों में आपको क्या होगा कि आपको लैगून झील जो होंगे वो आपको पाए जा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम पश्चिमी समुद्र तट की बात करते हैं, ठीक है ना, तो देखिए पश्चिमी समुद्र तट में याद रखिएगा कि आपको पश्चिमी कहते हैं पूर्वी में, तो पश्चिम बंगाल, क्या जाएगा? पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपको उड़ीसा, क्या जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद जो हो जाएगा भाई मेरे वो आपको सीमांध्र, क्या हो जाएगा? सीमांध्र, याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद जो हो जाएगा सीमांध्र के बाद वो हो जाएगा आपको तमिलनाडु, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है ना। तो आप ये जो देख रहे हैं तमिलनाडु, सीमांध्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये आपको बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ भारत का क्या है कि आपको राज्य है। क्या है? राज्य है। तो देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के कितने राज्य समुद्र से सटे हुए थे? टोटल क्या हो, देखिए 1 2 3 4 5 और 5 4 कितना? 9। पूछेगा कि सबसे लंबा समुद्र तट वाला राज्य कौन है? तो आपको गुजरात है। कौन है? गुजरात है। सबसे छोटा समुद्र तट किस राज्य का है? तो हम क्या कहेंगे? तो आपको गोवा का। तो याद रहेगा कि सबसे लंबा समुद्र तट किसका है? तो गुजरात का। सबसे छोटा किसका है? तो आपको गोवा का है, ठीक है ना। और इन राज्यों में क्या है कि भारत के बड़े बड़े जो बंदरगाह है वो आपको क्या है कि पाए गए हैं। क्या है? पाए गए। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो लैगून झील जो है इन्हीं सब क्षेत्रों में क्या होंगे कि आपको पाए जाएंगे। आगे देखिए करा कि बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। कोरापुट, गया, भावनगर, ठीक है ना। उसके बाद है आपको संबलपुर, ठीक है ना। तो इसमें आपको भावनगर जो है वो आपको बॉक्साइट से संबंधित क्या है कि आपको नहीं। बाकी संबलपुर, गया, कोरापुट इस सब में जो है आपको एल्युमिनियम जो है उसके एस्क जो होते हैं बॉक्साइट वो आपको पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए करा सिंगरेनी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए सिंगरेनी जो है वो आपको कोयला के लिए, किसके लिए? कोयला के लिए। इसमें एक लोहा दे रहा है, तो लोहा के लिए कई सारे राज्य प्रसिद्ध है। जैसे सबसे ज्यादा लोहा कर्नाटक, याद रखिएगा, ठीक है ना। तांबा के लिए राजस्थान का खेतरी, हीरा के लिए जो है मध्य प्रदेश का पन्ना। तो इन चीजों को भी याद रखना है। तो हीरा के लिए मध्य प्रदेश का पन्ना, तांबा के लिए राजस्थान का क्या हो जाएगा? तो आपको खेतरी, ठीक है ना। लोहा के लिए आपको सबसे ज्यादा कर्नाटक, सबसे ज्यादा लोहा इसका तो आपको कर्नाटक में, ठीक है ना। उसके बाद है आपको अगला क्या, तो मतलब कोयला। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा कोयला से, तो कोयला के लिए जो है आपको झारखंड जो है ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर आपको सिंगरेनी भी जो है वो कोयला के लिए क्या होता है? जाना जाता है। आगे देखिए करा कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी का नाम क्या है? तो वो आपको दिए गए ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ठीक है ना। तो देखिए तो भारत में प्रथम जो लौह इस्पात मिल जो बैठा था वो आपको 1830 में आपको तमिलनाडु में बैठा था, लेकिन ये असफल रहा था। उसके बाद आपको 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में क्या बैठा था? पश्चिम बंगाल के
कुल्टी में आपको लौह इस्पात खदान स्थापित हुआ था, ठीक है ना। लेकिन यह भी आपको असफल रहा था। लेकिन हमारे यहाँ पहला सफल रूप से जो आपको लौह इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था वो आपको 1907 में, कितना में, 1907 में, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वो था आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और जिसकी स्थापना आपको जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जमशेदजी टाटा के द्वारा। तो उम्मीद है कि आज से पढ़ाया गया ये सारे टॉपिक जो आप लोगों को समझ में आ गए, कहीं से कोई दिक्कत है ना, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक को यहीं तक रहने दीजिए, फिर हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।